अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ये सैम्पलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इससे पहले हमने पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा से ये पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पॉपुलेशन के मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की। ठीक है, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, हम म्यू यूज करते हैं, सिग्मा यूज करते हैं। आज जो जिस डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे वो होगी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, सैंपल्स के जो मीन निकले हैं तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे उसके ऊपर हम जो नॉर्मल कर्व बनाएंगे। ठीक है, तो वो उसको कहा जाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये सैंपल के मीन से रिलेटेड बात होगी। इससे पहले मैं आपको रिवाइज कर लेता हूँ। इससे पहले हमने जो पढ़ा था, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो थी पॉपुलेशन के मीन और पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन की बातें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सैंपल के मीन और सैंपल के स्टैंडर्ड डिविएशन की बातें या फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चले सबसे पहले तो हम डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन में और सैंपल में क्या फर्क होता है। ठीक है, इसके अलावा इनके जो बेसिक मेजरमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम मेजर कैसे करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम की। जब मैंने आपको मैंने मेरे ख्याल में फर्स्ट में क्लास में बताया था कि ये एक निहायत आसान सा और खूबसूरत सा कंसेप्ट है। ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का। इसके अलावा हम स्टैंडर्ड एरर को कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो उसको जानने की कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड एरर होता क्या है, एसई। अगर आप लोग को याद हो, मैंने आपको एसपीएसएस में भी करवाया था। ठीक है, जो एसपीएसएस में मैंने आपको जो दिखाया था उसकी एनालिसिस, तो उसमें एसई का ऑप्शन था। एसई कहते हैं स्टैंडर्ड एरर को। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड एरर होता क्या है, इसको कंप्यूट कैसे किया जाता है, इसकी इंटरप्रिटेशन कैसी होती है। ठीक है, चलिए आपको जैसे बता दिया मैंने कि आज का हमारा सेशन एक किस्म का रिवीजन सेशन भी है प्रीवियस के लिए। ठीक है, तो देखिए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन को जानने से पहले जरूरी है कि हम सबसे पहले कुछ हमारे जो बेसिक बेसिक कह लें, मोटे मोटे कंसेप्ट कह लें, वो हम उसको एक नजर रिवाइज कर ले। सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो होता है पॉपुलेशन का। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होता है, ये हमारे पास सेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है किसी भी रिसर्चर के लिए। ठीक है, मेजरमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, मीन, मीडियन, मॉड। ठीक है, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हमारे पास फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। हमेशा एक रिसर्चर क्या कर रहा होता है, वो हमेशा इन ही मेजरमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है, इसको एक्सप्लोर कर रहा होता है। ठीक है, या उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहा होता है अपने रिसर्च में। ठीक है, तो ये जिस मेजर की, ठीक है, या जिस एट्रीब्यूट की, या जिन लोगों की, ठीक है, ये मेजरमेंट्स वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसको कहते हैं पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल आप लोग ध्यान में लेकर आ जाएं। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी थी या फिर जो पहली एक्सरसाइज थी, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने ग्रेड्स और स्टडी टाइम का हमने उसके बारे में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, तो वो हमने मालूम करने की कोशिश की या उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो वहां पर रिलेशनशिप देखी जा रही थी स्टडी टाइम में और ग्रेड्स में। ठीक है, अब ये स्टडी टाइम और ग्रेड्स ये किससे एसोसिएटेड थे, ये कौन कर रहा था, ये स्टूडेंट्स कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो मेजरमेंट्स थे वो हमारे पास था मीन स्टडी टाइम, ठीक है, या फिर मीन जीपीए। ये किसका था, ये उन स्टूडेंट्स का था उस कॉलेज में। तो उस कॉलेज के स्टूडेंट्स पॉपुलेशन में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल या दो एग्जांपल्स मेरे जहन में बहुत ज्यादा आती है। सबसे पहले मस्ट कॉमन एग्जामन या मोस्ट कॉमन एग्जामन मेरे एग्जांपल मेरे जहन में आती है आयरन पॉलीमाल्टोज सप्लीमेंट्स का हीमोग्लोबिन लेवल इन प्रेग्नेंट वुमेन्स। ये बहुत कॉमन, बड़े जबरदस्त ग्राम्स होते हैं। एनी हाउ, अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, हम आयरन सप्लीमेंट्स का इफेक्ट देख रहे हैं हीमोग्लोबिन लेवल्स ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, देखिए मेजरमेंट क्या है हमारे पास, हीमोग्लोबिन लेवल है और आयरन सप्लीमेंट्स हैं। ये हम किन में देख रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में। तो मेरी रिसर्च की जो पॉपुलेशन है प्रेग्नेंट वुमेन आ गई। ठीक है, इसके अलावा हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ कोविड 19।
ठीक है, ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ द पेशेंट्स। ठीक है, कोविड 19 का हम इफेक्ट, दूसरी मोस्ट कॉमन एग्जांपल कोविड 19 आती है मेरे जहन में, एनी हाउ। तो देखिए, हम कोविड 19 का इफेक्ट देख रहे हैं लोगों की मेंटल हेल्थ पे, ठीक है, जो ज़हनी सेहत है। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट। ठीक है? अब देखिए, इसमें हम रिलेशनशिप क्या देख रहे हैं? रिलेशनशिप हम देख रहे हैं डिज़ीज़ का क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, ठीक है? डिज़ीज़ का मेंटल हेल्थ पे, किसका? पेशेंट्स का, जिनको कोविड-19 है। तो मेरी रिसर्च की पॉपुलेशन में आ जाएँगे वो तमाम के तमाम पेशेंट्स जिनको कोविड-19 हुआ है। ठीक है? या जो कोविड-19 के साथ है। तो इस फ्रेज़ का मतलब असल में यही है, अ पॉपुलेशन इज़ अ कलेक्शन और अ सेट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्च। ठीक है? अब देखिए, हमारे पास सैंपल क्या होता है? पूरे पॉपुलेशन को अप्रोच करना पॉसिबल नहीं होता बाय एनी मीन्स। ठीक है? एक तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं होते, दूसरा हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तीसरा हमारे पास इतना स्टैमिना नहीं होता, चौथा ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? पाकिस्तान में या केपीके में 1 लाख कोविड-19 के पेशेंट्स हैं। 1 लाख कोविड-19 को अप्रोच करके उनसे डेटा कलेक्ट करके क्या करना है आप लोगों ने? ठीक है? आप लोगों ने इफेक्ट देखना है ना, तो इफेक्ट के लिए 1 लाख करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, मेथोडोलॉजी रिग्रेस इस्तेमाल करें, 300 का सैंपल लें, 1 लाख पे आप जनरलाइज़ कर लें। ठीक है? तो ये सारी की सारी रीज़न होती है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक सबसेट उन ही पॉपुलेशन से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है? जो कि एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव होगा अपनी पॉपुलेशन का। उस सबसेट को कहते हैं सैंपल। मैंने आपको परफ्यूम की एग्ज़ाम्पल दी थी। परफ्यूम क्या होता है? थोड़े से साइज़ में होता है, लेकिन पीछे जो बहुत बड़ा बॉक्स होता है परफ्यूम का, वो उसी से लिया गया होता है या जो टेस्टर होता है। ठीक है? यही होता है ना? तो और उसको कहते भी सैंपल है। तो सिंपल हमारे पास सैंपल क्या है? ये हमारे पास सब सेट होता है पॉपुलेशन का, जो कि तमाम एट्रिब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स उस पॉपुलेशन की रखता है और ये एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव होता है अपनी पूरी पॉपुलेशन का। ठीक है? सबसे कॉमन सैंपलिंग टेक्निक्स होती है, ये आप लोग रिसर्च में पढ़ेंगे। ठीक है? 2 तरह की सैंपलिंग होती है, एक को कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरे को कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। फिर हर डिज़ाइन के लिए रिसर्च डिज़ाइन हम एपिडेमियोलॉजी में इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। उसके लिए अपनी प्रॉपर एक सैंपलिंग टेक्निक होती है। अब ये नहीं कि बस पूरी दुनिया में एक ही तरीका है सिंपल रैंडम सैंपलिंग का और तमाम के तमाम जो सैंपल कलेक्ट किया जाते हैं वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग से होते हैं, ऐसे नहीं होता। 2 तरह की सैंपलिंग होती है, एक को कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरे को कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है? प्रोबेबिलिटी चांस को कहते हैं। एक में क्या होगा कि हमारे पास चांस होगा कि पार्टिसिपेंट इनमें सिलेक्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है? ज़्यादातर जो क्वालिटेटिव वगैरह इस टाइप की रिसर्चेज़ होती है, उसमें हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। बस उसमें आपने कन्वीनिएंट सैंपलिंग हो गया, पर्पसिव सैंपलिंग हो गया, एनी हाउ ये हम रिसर्च में पढ़ेंगे। ठीक है? तो रैंडम सैंपलिंग की इन्होंने एग्जांपल ली है कि ये हमारे पास एक से कोई भी सैंपल रैंडम होना चाहिए। सिंपल रैंडम सैंपलिंग सबसे कॉमन एग्जांपल सैंपलिंग की, ठीक है? इसकी डेफिनेशन ये है कि इसमें ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट ऑफ द पॉपुलेशन के पास ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट ऑफ द पॉपुलेशन के पास इक्वल चांस होगा टू बी सिलेक्टेड इन द स्टडी। ठीक है? रैंडम हम कहते हैं ना, रैंडमली आप किसी भी स्टूडेंट को बुला लें, रैंडमली आप कोई भी क्वेश्चन पूछें, बस ज़हन में जो भी आ जाए। ठीक है? तो मेरे ख्याल में अब आप लोग को समझ आ गया सैंपल और पॉपुलेशन का फ़र्क। देखिए, हमारे पास जो पॉपुलेशन के मेजरमेंट्स होते हैं, पॉपुलेशन का मीन, ठीक है? पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन। ठीक है? मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनको कहा जाता है पैरामीटर्स। पी पॉपुलेशन, पी पैरामीटर, ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है? तो द मेजरमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज पैरामीटर। अब ये मेजरमेंट्स क्या है? ये हमारे पास मीन होता है, ये हमारे पास वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, प्रोपोर्शन होता है। फॉर एग्जांपल, एवरेज इनकम ऑफ हाउसहोल्ड्स वुड बी पैरामीटर। अब देखिए, एवरेज इनकम, एवरेज क्या है? मीन है हमारे पास। ठीक है? पॉपुलेशन में हम देख रहे हैं, तो इस एवरेज, इस मीन को हम कहते हैं पैरामीटर। ठीक है? इस तरह अगर हम वेरिएंस देखें पॉपुलेशन में, ठीक है? तो उसको भी पैरामीटर कहते हैं। अगर हम उस पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, उसको भी पैरामीटर कहते हैं। उसका अगर हम प्रोपोर्शन देखें, तो कलेक्टिवली इनके लिए एक टर्म यूज़ होता है, उसे पैरामीटर कहते हैं। पी पॉपुलेशन, पी पैरामीटर। ठीक है? पॉपुलेशन के जो मेजरमेंट्स होते हैं, उनको पैरामीटर्स कहा जाता है। सिमिलरली
सैंपल के जो मेजरमेंट्स होते हैं सेम मेजरमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि सैंपल का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और प्रोपोर्शन, ठीक है, उसको स्टैटिस्टिक कहा जाता है, एस सैंपल एस स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो जब हम मीन की बात करेंगे पॉपुलेशन में, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे पॉपुलेशन में, जब हम वेरिएंस की बात करेंगे पॉपुलेशन में, तो इसका मतलब यह है कि हम पैरामीटर्स देख रहे हैं, या हमसे अगर पूछा जाए कि इसमें पैरामीटर्स क्या है, तो उनके कहने का मतलब ये होगा कि ये पॉपुलेशन के मीन, पॉपुलेशन की वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन का हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम सैंपल की बात करें तो इन ही मेजरमेंट्स को, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनके लिए स्टैटिस्टिक वर्ड यूज होता है, एस सैंपल एस स्टैटिस्टिक, पी पॉपुलेशन पी पैरामीटर, ठीक है। अब देखिए वही सेम है, द सैंपल मीन इज किधर गया द एवरेज हाउसहोल्ड इनकम इन कराची, ठीक है, रैंडम सैंपल ऑफ पॉपुलेशन कराची, अगर हमने 10 हाउस होल्ड ले लिए कराने, ठीक है, या हमने 20 हाउस होल्ड ले लिए, अब अगर उनका हम एवरेज इनकम देके, मीन इनकम देके, तो मीन हम देख रहे हैं ना, ठीक है, और 10 के सैंपल में देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम स्टेटिस्टिक देख रहे हैं, स्टेटिस्टिक, ठीक है। स्टेटिस्टिक मीन द मेजरमेंट ऑफ द सैंपल, ठीक है, बस सिर्फ एक टर्म यूज होता है। अब देखिए सिंपल बात यह है, इनको आप जानते भी है, ठीक है। पैरामीटर्स क्या है, पी पैरामीटर्स, पी पॉपुलेशन, ठीक है। म्यू इसको डिनोट किया, मीन को डिनोट किया जाता है म्यू से, ठीक है, मीन ऑफ द पॉपुलेशन। सिग्मा से डिनोट किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें तो ये हो जाता है वेरिएंस, तो वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर से, और इनको कलेक्टिवली कहा जाता है पैरामीटर, ठीक है। कलेक्टिवली एक वर्ड इनके लिए यूज होता है पैरामीटर, प्रोपोर्शन भी होता है इसमें। चलो अब स्टैटिस्टिक पे आ जाते हैं, अगर हम सैंपल एस्टिमेट करें इस पॉपुलेशन के मीन का, ठीक है, या सैंपल का जो मीन होता है उसको डिनोट किया जाता है एक्स बार से, यहाँ पे सिंपल एक्स लिखो, यहाँ पे एक छोटा सा डैश लगानी चाहिए थी जिसको एक्स बार कहा जाता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। इसके अलावा हमारे पास वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, ये डिनोट होता है स्मॉल एस स्क्वायर से, ठीक है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल डिनोट किया जाता है स्मॉल एस से, वेरिएंस के ऊपर स्क्वायर है और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर स्क्वायर नहीं होता, तो हमें नेकेड आई से पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द, ठीक है, या फिर वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन पहले निकलता हमारे पास वेरिएंस, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये हमारे पास एक बेल शेप कर्व होती है, ठीक है, हमने डेटा प्लॉट किया, देखिए हमने डेटा कलेक्ट किया, उसका हमारे पास क्या हो गया, डेटा आ गया हमारे हाथ में, उस डेटा को हमने एक ग्राफ पे पुट किया, ठीक है। कैसे पुट किया हमने उसको, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई, फ्रीक्वेंसी टेबल के बाद हमने उसका हिस्टोग्राम बनाया, जब हमने हिस्टोग्राम बनाया तो हमारे पास जो डेटा का स्प्रेड था वो कुछ ऐसे बन गया, ठीक है, एक बेल शेप। अच्छा चलिए हिस्टोग्राम के बाद हमने ईच जो बार था उसके ऊपर हमने डॉट प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि उनसे वो बार हटा दिए और सिर्फ जो डॉट्स थे उनको हमने लिंक कर लिया, उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो जब हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना ली तो हमारे पास अपने डेटा की कुछ इस तरह से शेप बन गई, ठीक है, तो इसको कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसलिए हमारे पास एक बेल शेप घंटी की तरह, ठीक है, कर्व होती है जो कि सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल मींस कि ये दोनों साइड से एक तरह की होती है, मिरर होती है, बिल्कुल सेम तरह की, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास यूनी मॉडल होती है, इनमें एक मॉड होता है, मीन हमेशा सेंटर पे होता है, मीन, मीडियन, मॉड, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। एरिया, द टोटल एरिया अंडर दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज इक्वल टू 1 while each side of the normal distribution is equal to 0.5 परसेंटेज में करें तो एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज इक्वल टू 100% while each side of the normal distribution is equal to 50%, ठीक है। हमारे पास दो पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो कि इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो क्या कहते हैं शेप है,
ठीक है। इसका जो स्प्रेड है, स्प्रेड को कहा जाता है स्क्यूनेस, ठीक है। हाइट को कहा जाता है कर्टोसिस। ये मैं किसी दिन आप लोगों को करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, जब नहीं, असल में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आप लोगों की उसमें कोर्स में है, लेकिन चले ये अगर मौका मिला तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो स्पेसेस पे हमारे पास आता है, ठीक है। डेटा हम जैसे एंटर करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में एंटर किया था, ठीक है। तो जैसे ही हम स्क्यूनिस और कर्टोसिस को देखते हैं तो हमें खुद ब खुद अंदाजा हो जाता है कि डेटा क्या है, हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर इनमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर हमारे पास पैरामीटर मीन होता है, ठीक है। अगर हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है या फिर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो फिर हमारे पास पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट हमेशा मीडियन होता है, ठीक। उसमें हम फिर मीडियन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मीडियन के बारे में आप लोग जानते हैं कि मीडियन अफेक्ट नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यू से, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता मीडियन पे, बस उसको तो सिर्फ मिडिल वैल्यू चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में अरे करने के बाद, ठीक है। तो टोटल एरिया हमारे पास क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो स्प्रेड होती है वो कंट्रोल करती है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन, दरमियान में, बिल्कुल दरमियान में हमेशा फॉल करता है मीन, ठीक है। और इनके ईच साइड पे फॉल करता है स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। लेफ्ट साइड पे मीन से कम वैल्यू फॉल होती है, राइट साइड पे इस मीन से जो ज्यादा वैल्यू है वो फॉल होती है, ठीक है। हमारे पास ये जो बेल शेप कर्व है जिसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इसमें हमारे पास मीन से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन का फासला होता है। राइट साइड पे स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 3, ठीक है। लेफ्ट साइड पे स्टैंडर्ड डेविएशन -1, स्टैंडर्ड डेविएशन -2, स्टैंडर्ड डेविएशन -3, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन +1 के दरमियान टोटल 68% एरिया होता है, while स्टैंडर्ड डेविएशन -2, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन +2 के दरमियान टोटल 95% एरिया होता है इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, while the area between the standard deviation -3 and standard deviation +3 is equal to 99%, ठीक है। इसको कहा जाता है CI, जो हमने रीजन की बात की ना, ठीक है, 68%, 95%, 99%, ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये मेरे पास नल हाइपोथेसिस के लिए जगह मौजूद है, ये मेरे पास इतना मार्जिन मौजूद है। अगर मेरा रिजल्ट इनके दरमियान फॉल हो गया, ठीक है, तो मैं फेल टू रिजेक्ट करूंगा नल हाइपोथेसिस को। उसके बाद जो एरिया होता है, फॉर एग्जांपल 95% से कितना एरिया रह जाता है, 5% एरिया हो जाता है ना, इसको कहते हैं रिजेक्शन रीजन। या फिर 99% एरिया में जो एरिया रह जाता है, 1% होता है, उसे कहते हैं रिजेक्शन रीजन। उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है। और इसका अपना, जैसे कि CI कहते हैं ना इसको, कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसी तरह वो जो रिमेनिंग एरिया है उसको कहा जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एक स्टूडेंट को आवाज नहीं आ रही या सबको नहीं आ रही? शाबाश, कंफर्म कर लें। क्यों? सर आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट ने मैसेज किया है, काइंडली वो अपने उसको देख लें, कनेक्शन को देख लें। चले, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गई आप लोगों को? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिवाइज हो गया थोड़ा सा। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिवाइज हो गया तो सिंपल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इंतहाई आसान है। बाएं हाथ का खेल, ठीक है, लेफ्ट हैंड का खेल लगेगा आप लोगों को। लेफ्ट हैंड, ये तो हमने वो महावीरा का तो शक्ल ही बिगाड़ दी। बस ये हमारे पास, अगर आप लोगों को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को बाएं हाथ का खेल लगेगा। रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना अपनी लैंग्वेज को, अपनी लैंग्वेज के मुहावरे को। हर इंसान को हर किसी चीज को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्यों? बदले में रिस्पेक्ट मिलेगी। एनी हाउ, चले, अब हम आते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पलिंग मीन पे, ठीक है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों के साथ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आप लोगों को जगाना पड़ेगा। देखिए, आपने क्या किया? आपने किया ये है कि आपने बहुत सारे सैंपल ले लिए। कैसे आप लोगों ने सैंपल ले लिया? फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ आयरन पॉलीमाल्टोज सप्लीमेंट्स ऑन हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। अक्रॉस द कंट्री आप ये स्टडी कर रहे हैं। स्टडी मींस रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या है, क्या बात हम कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि आप अक्रॉस द कंट्री,
ठीक है, या अक्रॉस द प्रोविंस कह लें। आप लोग एक रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें आप लोग इफेक्ट देख रहे हैं आयरन सप्लीमेंट्स का हीमोग्लोबिन लेवल्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन पे। ठीक है, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग की पॉपुलेशन है प्रेग्नेंट वुमेन, पूरे प्रोविंस की या फिर पूरी कंट्री की। उसके लिए जाहिर सी बात है आप लोग सैंपल लेंगे। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव क्या है, हमारे पास 4 प्रोविंसेस हैं। ठीक है, और 6 हमारे पास, या टोटल 6 रीजन्स हैं, 4 प्रोविंसेस, गिलगित बल्तिस्तान और एजे के। तो आप लोग रैंडम सैंपलिंग के लिए आप क्या करेंगे, आप इन चारों प्रोविंसेस से या इन 6 रीजन से क्या करेंगे, सैंपल्स लेंगे। ऐसे ही करेंगे ना, ताकि आप लोग इनकी जो फाइंडिंग्स है वो पूरे मुल्क की प्रेग्नेंट वुमेन्स पे जर्नलाइज करें। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। आप लोग क्या करेंगे, एक रैंडम सैंपल लेंगे पूरे पाकिस्तान से, जिनमें 6 प्रोविंसेस शामिल है या 6 एरिया शामिल है। ऐसे ही हम करेंगे ना। यस और नो कहें शाबाश, ये आपको समझाना बहुत जरूरी है। कॉमन सेंस वाली बात है ना, बताएं शाबाश। जिनकी कनेक्टिविटी का इशू है वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सैंपल हम ऐसे ही लेंगे ना, या चले ठीक है आप पूरे पाकिस्तान को छोड़ दे, एक केपीके की अगर हम बात करें, अगर हम सिर्फ केपीके की बात करें, तो केपीके में हम इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन मेंटल हेल्थ देख रहे हैं, या फिर वही आयरन सप्लीमेंट्स का इफेक्ट हम देख रहे हैं इस पे, हीमोग्लोबिन लेवल पे। तो जाहिर सी बात है एक पेशावर से तो मैं सैंपल नहीं लूंगा ना। ठीक है, पेशावर से मैं सैंपल लूंगा, इसके अलावा मैं चतराल से सैंपल लूंगा, इसके अलावा इस साइड पे टनल से उस तरफ डेर इस्माइल खान से, ठीक है, या फिर जो फाटा वगैरह है, ताकि पूरा एरिया कवर हो जाए। ऐसे ही होगा ना। ठीक है, यस और नो तो कहीं ना हो, ताकि मुझे एटलीस्ट अंदाजा तो हो कि मैं जो बात कर रहा हूँ सिंपल उर्दू में वो आप लोग को समझ आ रही है या नहीं। एटलीस्ट मुझे ये तो कंफर्म हो जाएगा कि बात समझ जाने को तो छोड़े, मेरी आवाज भी आप लोगों को पहुंच रही है या नहीं। सर आपकी आवाज आ रही है, थैंक यू। चले, तो समझ आप भी आ रही समझ है। जा रहे हैं, हाँ तो थैंक यू वेरी मच। जरा चैट बॉक्स में भी लिख दिया यस करें सर। या बता दिया करें। ठीक है, चले, अब देखिए, अगर हम सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स देखें, ठीक है, कोविड-19 की बात करें या आयरन की और हीमोग्लोबिन लेवल की बात करें, ठीक है, तो केपीके का कल्चर सिंध से, पंजाब से, बाकी एरिया से डिफरेंट है। गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर, ठीक है, बाकी एरिया से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो तो इवन पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, तो फिर एरिया टू एरिया तो बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो मुझे ये बताएं कि जो सैंपल है केपीके का, सिंध का, पंजाब का, गिलगित बल्तिस्तान का, बलूचिस्तान का, उनमें डिफरेंस होगा या नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं केपीके में स्टडी करना चाहता हूँ, ठीक है, तो जो सैंपल मैंने पेशावर से लिया है, जो चित्राल से लिया है, जो अपने इलाके बुनेर से लिया है, जो खान से लिया है, उनमें डिफरेंस होगा या नहीं होगा, उनमें फर्क होगा या नहीं होगा। यस या नो में जवाब दे शाबाश। आप लोग के ख्याल में उनमें फर्क होगा या नहीं होगा, या हाँ या ना कहें, या फिर यस नो लिख दे चैट बॉक्स में शाबाश। ये समझाना बहुत जरूरी है आप लोगों को। हेलो, यस और नो तो कहें ना। अब मैंने आपसे कोई पूछा तो नहीं, आपने मुझसे कोई बात तो नहीं पूछी ना आप लोगों से, सिर्फ यस नो का कहा है। बिल्कुल होगा, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी ट्रेड्स, पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, तो इलाके टू इलाके तो लाजमी वेरी करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास हमेशा डिफरेंस होता है, सैंपल टू सैंपल उनमें फर्क होता है। वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए, जब हमारे पास फर्क हो, डिफरेंस हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल तगैर होना, तगैर लाना, या फिर चेंज लाना, चेंज को कहते हैं ना। तो हमारे पास सिंपल क्या हुआ, सिंपल बजाते खुद एक रैंडम वेरिएबल हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इलाके टू इलाके में चेंज होता है, उनमें चेंजेस आती है, तो सिंपल हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल हो गया ना। ठीक है, और हमारे पास जब भी रैंडम वेरिएबल आ जाए, तो रैंडम वेरिएबल की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मैंने आपको बता दिया ना कि हमारे पास बेल शेप बनती है। बेल शेप कैसी बनती है कि देखिए, यहाँ पे हमारे पास
या जो डेटा है उसकी वैल्यू कम है। जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते जाते हैं, जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सेंटर पे आके हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, ये इस सैंपल की वैल्यू है ना। ठीक है, जैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, लाइन को टच नहीं करती, जीरो कभी नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, अब इनमें वेरिएबिलिटी है, इनमें डिफरेंस है, तभी तो जाकर हमारे पास ऐसी शेप बनी है ना। ठीक है, इनका एच बी लेवल 10 है, इनका 12 होगा, इनका 14 होगा, इनका फिर 13 होगा, इनका 12 होगा, तभी जाकर तो हमारे पास ये शेप बनी है ना। अगर सबकी सेम होती तो हमारे पास ये शेप बनती नहीं। हमारे पास सिंपल देखिए ऐसे शेप बनती, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो देखिए ये आपको वही बात बता रहे हैं कि हमारे पास हमेशा रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू में चेंजेस होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। और हमें जैसे पता चल गया कि सैंपल बजाते खुद क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो इसलिए इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसकी भी एक शेप होती है, इसकी भी ठीक है बेल शेप कर्व होती है। ठीक है, और जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल में मौजूद जो स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, ठीक है, हम उनकी प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट कर सकते हैं, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में किया था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमने क्या किया था, हमने प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट की थी उस पॉपुलेशन के अंदर आने वाली सर्टेन इवेंट्स की। तो इसी तरह से हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में सैंपल के अंदर जो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज होती है उसको हम कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इंतहाई आसानी के लिए हम वही प्रॉपर्टीज यूज करते हैं जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए ये आपको एक डायग्रामेटिक स्केच बताई गई है। देखिए, पॉपुलेशन इज कंसिस्ट ऑफ वेरियस सैंपल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस से आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया, सैंपल 1 2 3 4। ठीक है, ये सैंपल कंसिस्ट है इन पार्टिसिपेंट से। अब ये पार्टिसिपेंट्स क्या है इसकी एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इससे डिफरेंट है, इसकी इससे डिफरेंट है, इसकी इससे डिफरेंट है। ठीक है, जाहिर सी बात है इसकी इससे डिफरेंट है, इससे, या अगर सेम भी हो तो ये इस सैंपल से डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सैंपल्स हमने कलेक्ट किए हैं पॉपुलेशन से, इनके दरमियान वेरिएबिलिटी है। जब इनके दरमियान वेरिएबिलिटी है तो ये हमारे पास एक बेल शेप कर्व बनाएगी। यहाँ पर वैल्यू कम होगी, आगे आगे जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, दरमियान पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, उसके बाद कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो आपको इस डायग्राम में ये बताने की कोशिश की है। ठीक है, चले, हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सा थ्योरम है या एक बहुत खूबसूरत सा कानून कह लें, ठीक है, या मैथमेटिकल रूल कह लें, इस मैथमेटिकल को छोड़ दे, प्रोबेबिलिटी कह लें या फिर स्टैटिस्टिकल रूल कह लें। ये हमने क्या किया कि हमने इन सैंपल्स की क्या किया कि हमने मीन निकाल लिया, इसका हमने मीन निकाला, इसका हमने मीन निकाला। ठीक है, मीन ऐसे निकालते हैं ना, सबमिशन x डिवाइडेड बाई n। इनकी जो वैल्यूज थी उनको हमने आपस में ऐड किया और 4 से डिवाइड किया, ये इस सैंपल 1 का मीन आ गया। ठीक है, इस सैंपल का हमने इन वैल्यूज को, ऑब्जर्वेशंस को हमने 8 की 4 से डिवाइड की, तो ये इसका मीन आ गया, इसका मीन आ गया, इसका मीन आ गया। लास्ट में हमने क्या किया कि हमने इन सब सैंपल के मीन्स को प्लस किया और 4 से डिवाइड किया, तो हमारे पास अल्टीमेटली पॉपुलेशन का मीन आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा से पॉपुलेशन के मीन के बराबर होता है। और इस कंसेप्ट को कहते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। देखिए, ये आपको ये बताने की कोशिश कर, ठीक है, कि इन सब, ये देखिए सैंपल का मीन है, ये दूसरे सैंपल का मीन है, ये तीसरे सैंपल का मीन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 को हमने जमा किया, 8 पे हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इक्वल होगी पॉपुलेशन के मीन के, जिसको कहा जाता है म्यू। समझ आ गई ये बात? ये बात समझ आ गई? ठीक है, अच्छा, हमने एक पॉपुलेशन जिसका मीन म्यू के बराबर होता है, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा के बराबर होता है। ठीक है, हमने बहुत सारे सैंपल्स ले लिए डिफरेंट साइजेस के। ठीक है, हमने हर सैंपल का मीन कैलकुलेट किया, उसकी हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन बना ली। ठीक है, उन मीन्स की हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, उस डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। ठीक है,
समझ आ गई आप लोगों को? देखिए ये हमारे पास वैल्यू थी 1 2 3 4, ठीक है, 3 2 1। तो इसको हमने क्या किया, हमने इन मीन्स को प्लॉट किया हिस्टोग्राम पे। जब हिस्टोग्राम पे प्लॉट करेंगे तो हमारे पास इस एक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। उस डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड हम यूज नहीं करते, हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। और ये किसकी है, ये सैंपल्स के मीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। चलिए लास्ट में भी यही बात आपको बताने की कोशिश की। चलिए एनी हाउ आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश। The sample size, sample mean x bar is to calculate it from a random sample of size 2, ठीक है। साइज 2 का हमने सैंपल लेना है, टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन, जो कि लिया जा चुका है, कंसिस्टिंग ऑफ द 5 वैल्यूज। अब ये 5 वैल्यूज हमारे पास इस पॉपुलेशन की वैल्यूज हैं, ठीक है। पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 वैल्यूज, ठीक है। फाइंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन x ऑफ बेस्ड ऑन अ सैंपल ऑफ साइज 2। अब हमने सैंपल लेना है ईच जो कि 2 के साइज पे मुश्तमिल होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉपुलेशन है, तो मैं सबसे पहले म्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, मीन्स के मैं इस पॉपुलेशन का मीन निकालने की कोशिश करता हूँ। मीन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। समेशन x डिवाइडेड बाई n, तो 2 5 9 14 20, ठीक है। तो हमारे पास समेशन आ गया 20। ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या हमारे पास, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4। अब देखिए इस पॉपुलेशन का मीन आया मेरे पास 4, ये आप याद रखें, इस पॉपुलेशन का मीन आया है 4। अब हमसे ये मांग रहे हैं कि आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लें जिसमें ईच सैंपल 2 पे मुश्तमिल होगा। इससे आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लें, ईच सैंपल आपके पास 2 ऑब्जर्वेशंस पे मुश्तमिल होगा, ठीक है। तो 2 का साइज हम कैसे ले सकते हैं, कैसे हम सैंपल्स इससे लेंगे, चलिए बताइए शाबाश। कोई बात नहीं, मुश्किल है आप लोगों के लिए। देखिए हम क्या करेंगे, 2 और 3 एक सैंपल, 2 और 4 दूसरा सैंपल, 2 5 तीसरा, 2 5 चौथा, 2 6 उसके बाद, और इसमें रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, 3 4 3 5 3 6, 2 पे मुश्तमिल है ना। नेक्स्ट को देखें, 4 5 4 6 और 5 एंड 6। तो हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन गई जिसमें ईच सैंपल कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जर्वेशंस, जैसे कि ऐसे, ठीक है। 2 3 2 4 ये पॉसिबल सैंपल्स होते हैं हमारे पास 2 के साइज के, ठीक है। ये इतने ही पॉसिबल सैंपल्स, 10 पॉसिबल हमारे पास सैंपल बन सकते हैं इस पॉपुलेशन से, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, सैंपल का हमने मीन निकालना है ताकि हम उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना सकें। तो सैंपल मीन कैसे निकालेंगे, समेशन x डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो 2 प्लस 3 5 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज है, ये 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, तो 6 डिवाइड बाय 2 3, 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5, इसी तरह 8 तो 4 आ गया। तो ये इन सब के हमारे पास मीन्स आ गए, ठीक है। इन सब की हमारे पास क्या आ गई, इनके हमारे पास मीन्स आ गए। अब देखिए कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। 3 को 2.5 को अगर हम देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1/10 है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास टोटल वैल्यूज 10 है, ठीक है। तो 2.5 हमारे पास एक मर्तबा आया है, 3 को आप जरा एक नजर देके, ये भी एक मर्तबा आया है, ठीक है। तो देखिए अब खुद सोचे ग्राफ बनता जा रहा है। 3.5 को देखिए तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 4 को देखें इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, ठीक है। 4.5 को देखें इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी 2 है, ठीक है। 4 की भी 2 है, 3.5 की भी 2 है, 4.5 की भी 2 है। 5 को देखें इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, 5.5 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो इसको हम हिस्टोग्राम पे प्लॉट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये हो गई 2.5 की, ये 3 की, ये हमारे पास 3.5 4 4.5 5 और 5.5। नेक्स्ट हमने क्या किया कि नेक्स्ट हमने इनके ऊपर टॉप पे हमने उसके डॉट प्लॉट कर लिए, डॉट प्लॉट कर लिए, ठीक है।
तो हमारे पास नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ये अपनी जगह पे रहने देते हैं, इससे जो हिस्टोग्राम है वो निकाल लेते हैं और इन डॉट्स को हम कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। अब आप खुद देखें कि हमारे पास जो शेप बनी है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है।